तो आज है 6 जनवरी। आज के न्यूज़ डिस्कशन में स्वागत है। पहला आर्टिकल क्या है? डीएपी को लेकर है पहला आर्टिकल। अब डीएपी पे हुआ क्या है कि एक सरकार ने क्या किया है, डीएपी की अभी थोड़ी महंगी हो रही थी तो सरकार ने सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष पैकेज को मंजूरी दी है अभी 1 जनवरी से। तो इसके लिए ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम डीएपी के बारे में देखते हैं जो कि मेन इम्पोर्टेंट है। तो डीएपी में जो होता है, क्या क्या होता है डीएपी में? फॉस्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है। क्योंकि डीएपी का नाम क्या है? डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो अमोनियम मतलब नाइट्रोजन वाला है और फॉस्फेट फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस जो होता है वो किस लिए यूज होता है? जड़ों की वृद्धि और विकास के लिए जो जरूरी होता है, जड़ों के विकास और फलने और फूलने में मदद करता है फॉस्फोरस। जड़ों का विकास और फलने और फूलने में पौधों की मदद करता है फॉस्फोरस। जबकि जो नाइट्रोजन होता है वो हरी पत्तियों और पेड़ पौधों की वृद्धि में विकास करता है। एक तरीके से जब पौधा जब उग रहा है, तो पौधा जब उगेगा तब कौन सी चीज जरूरत होगी? पहले फॉस्फोरस, और उसके बाद क्योंकि फॉस्फोरस कहाँ, जड़ों में मिल जाएगा, उसके बाद जरूरत पड़ेगी हरी पत्तियां और पेड़ पौधों की वृद्धि में नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। अब कौन सी मात्रा कितनी होती है? तो फॉस्फोरस में होता क्या है, जो 46 मात्रा होती है डीएपी में, फॉस्फोरस की मात्रा होती है ज्यादा, 46 से 48%, मतलब कह सकते हैं लगभग आधा 50% के आसपास क्या है, फॉस्फोरस ही है। उसके बाद नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 18 से 20% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, जो हरी पत्तियों और पौधों के विकास में यूज होता है। तो ये देख सकते हैं। जल में घुलनशीलता देखें तो डीएपी आसानी से पानी में घुल जाती है, जिससे पोषण तत्व जो होते हैं तुरंत पौधे को मिल जाते हैं। भारत में के बारे में डीएपी देखें तो भारत में डीएपी की आवश्यकता ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ कृषि कृषि पर निर्भरता ज्यादा है। तो गेहूं, चावल, गन्ना, अन्य फसलों के लिए उपयोगी होता है। अब पर्यावरणीय प्रभाव इसके देखें तो नाइट्रोजन अत्यधिक उपयोग से क्या होता है, नाइट्रोजन की अधिकता होती है, मिट्टी की उर्वरता में असंतुलन हो जाता है। और अगर हम आयात की देखें तो डीएपी का हम बड़े आयातक हैं, क्योंकि ये विदेशों से मंगाया जाता है। तो हम आधा आयात ही कर रहे हैं। तो ये हमने देखा डीएपी के बारे में। अब सरकार ने क्या किया है, सरकार ने 3500 रुपए प्रति टन की सब्सिडी इस पे मंजूरी दे दी है, जिससे डीएपी का रेट अभी ना बढ़े। तो ये है, तो अभी डीएपी के मूल्य को बिल्कुल रोक दिया गया है, जितना मूल्य चल रहा था वही है मूल्य रहेगा। तो नियंत्रण सरकार मार्केट में क्या कर दिया, कम कर दिया गया है। तो ये है। अगला आर्टिकल है भारत के स्कूल में बिजली की स्थिति। तो ये बताया गया है, शिक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार जो क्या बताया गया है कि 14 लाख जो स्कूल हैं उसमें से 1 लाख 1.52 मतलब 1.5 लाख के आसपास, 14-15 लाख में से जो स्कूल हैं उनमें अभी भी बिजली नहीं है। ये रिपोर्ट कौन सी है? तो रिपोर्ट है UDISE प्लस रिपोर्ट। तो ये क्या है, UDISE प्लस जो रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया था कि 14.71 लाख स्कूलों में से 1.5 लाख स्कूल ऐसे हैं जहां अभी भी कार्यात्मक बिजली नहीं है। तो ये मेन रहेगा। उसके बाद इसमें देखें तो विकासकर्ता कौन है, किसने UDISE प्लस बनाया है? तो ये शिक्षा, स्कूल और शिक्षा साक्षरता विभाग है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग है। अब नाम से ही लग रहा है, चूंकि स्कूल से जुड़ा है तो स्कूल विभाग होगा इसका। तो ये हो गया। ऑनलाइन पोर्टल है, देश के सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों के संबंध में स्कूल, शिक्षक, इन सब का डाटा इसमें रिकॉर्ड होता है। तो सभी मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, ऐसा नहीं है केवल सरकारी है। चूंकि इसका दायरा बड़ा है तो ये रिपोर्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसमें सभी स्कूल आ जाते हैं। तो ये डेटा देता है और सबसे अच्छा डेटा भी है इसका, UDISI प्लस का। उसके बाद है, अब इसी में UDISE प्लस में एक रिपोर्ट में एक निष्कर्ष भी निकाला है कि ड्रॉप आउट है वो आधारभूत स्तर पर ड्रॉप आउट शून्य है। मतलब जो बेसिक स्तर पर प्राइमरी है वहाँ पे ड्रॉप आउट नहीं है। मतलब बच्चे प्राइमरी में तो एडमिशन लेते हैं कम से कम, ड्रॉप आउट उसके बाद स्टार्ट होता है। तो माध्यमिक स्तर पर अधिकतम ड्रॉप आउट दर है, जो माध्यमिक स्तर हो जाएगा शिक्षा का, वहाँ पे ड्रॉप आउट 8th क्लास और उसके आसपास वाले टाइम पे ड्रॉप आउट ज़्यादा होगा। कहाँ पे ड्रॉप आउट ज़्यादा है? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में नामांकन सबसे ज्यादा है। नामांकन मतलब एडमिशन सबसे ज्यादा ले रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एडमिशन ज्यादा होता है तो छोड़ने वाले भी होते हैं। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, चूंकि जनसंख्या ही इन्हीं एरिया में ज्यादा है, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, जनसंख्या ज्यादा है तो एडमिशन कराने वाले नामांकन में सबसे ज्यादा यहाँ पे ज्यादा रहेंगे, तो गिरावट भी यहीं ज्यादा आएगी। तो जिस एरिया में ज्यादा गिरावट आएगी वहाँ जनसंख्या भी तो ज्यादा होगी। तो इसी में एरिया में क्या हुआ है, जनसंख्या में गिरावट भी सबसे ज्यादा आई है। लिंगानुपात देखें तो लड़कों का लिंगानुपात क्या है, 51.9 के आसपास है, वो लड़कों का नामांकन है। लड़कियों का 48% के आसपास जो नामांकन है एडमिशन का। तो ये है।
उसके बाद है स्कूली ढांचे के बारे में बताया गया, बुनियादी ढांचा जो स्कूलों में होते हैं, बेसिक नीड वाली जो चीजें हैं, जैसे पानी की सुविधा, शौचालय, ये सब। तो असम, उड़ीसा, कर्नाटक में कम छात्र से स्कूल अनुपात में कम उपयोग के लिए बुनियादी ढांचा, मतलब यहाँ पे क्या है, कम उपयोग किया गया बुनियादी ढांचा, यहाँ पर ज्यादा उपयोग नहीं किया है। क्यों? क्योंकि कम स्कूली छात्र अनुपात है यहाँ पे। उसके बाद है जीएम फसल को लेकर एक पैनल बनाया गया था है। अब जीएम फसल क्या होती है? जो जेनेटिक मॉडिफाइड फसलें होती हैं। अब जेनेटिक मॉडिफाइड में क्या होता है? जिनमें जीन संबंधी कुछ परिवर्तन किया जाता है ताकि वो फसलें ज़्यादा सरवाइव कर सकें और ज़्यादा अच्छी हो सके। तो इसके लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई है, मतलब जो चलती है। तो चयन को नियंत्रित करने के लिए जो कमेटी होती है, जो भारत में बताती है किस जीएम फसल को देना चाहिए मान्यता, किसे नहीं देना चाहिए, क्या आगे का दायरा होना चाहिए, तो इसमें चयन समिति में जो ये लोग बैठे होते हैं, उनके बारे में बताया कि पिछले 10 वर्षों में उन्होंने जो अपना पेशा किया है वो सारा डाटा उन्हें देना पड़ेगा। तो इस कमेटी का नाम अब इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो GEAC है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग जो होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला मूल्यांकन समिति है। तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग जो मूल्यांकन समिति है, GEAC, उसकी हम बात कर रहे हैं। GEAC तो नए नियम के तहत क्या है, विशेष सदस्य को अपने हित का खुलासा करना होगा कि वो कहीं ऐसा तो नहीं उसी कंपनी में काम कर रहा है जिसके बारे में वो निर्णय ले रहा है या उससे जुड़ा है। तो अपने हित अगर कोई है, उसका लाभ, तो ये उसे बताना पड़ेगा पहले ही। तो ये आया है। तो GEAC के बारे में देखें तो भारत में आनुवांशिक रूप से जो संशोधित जितनी भी फसलें होती हैं, GEM, उनको नियंत्रित वगैरह सारा काम इसी का है। अगर पूछा जाएगा GEAC क्या करता है, तो जेनेटिक मॉडिफाइड फसलों को क्या करता है, देख रेख करेगा, और उसका ही शीर्ष निकाय यही है। तो ये बना किस के अंतर्गत है? जो GEAC है, तो 1986 अधिनियम के तहत बनता है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, किस अधिनियम के अंतर्गत? जो पर्यावरण वाला संरक्षण अधिनियम है 1986। क्यों? क्योंकि यही आनुवांशिक रूप से इंजीनियरिंग पौधों, खतरनाक सूक्ष्म जीव के बारे में बात कहता है। अधीन कार्य किसके करता है? तो पर्यावरण, जो जलवायु मंत्रालय, उसके अंतर्गत ये पर्यावरण के अंतर्गत ये GEAC काम करती है। तो ये देखा इसमें, और इसमें सारा वही है, आनुवांशिक वाला है। समिति में सदस्य तो वर्तमान में कितने सदस्य होते हैं? 24 सदस्य होते हैं। हर महीने ये मिलते हैं। अब चूंकि पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत है, तो अध्यक्षता उसके सचिव के द्वारा ही की जाएगी। बैठक कब होती है? हर महीने इनकी बैठक होती है। तो ये हो गया। अगला है एक, कैंसर के लिए उपचार के लिए भारतीय शोधकर्ताओं ने क्या किया है, एक हाइड्रोजेल को विकसित किया है। तो भारतीय शोधकर्ताओं ने एक हाइड्रोजेल को विकसित किया है, किस बीमारी के लिए? कैंसर बीमारी के लिए। तो पहला तो यही प्रश्न आएगा कि किस बीमारी के लिए हाइड्रोजेल को विकसित किया है, तो ये कैंसर की बीमारी है। उसके बाद आता है हाइड्रोजेल क्या होता है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजेल क्या है। तो पहले हम देखते हैं किसने विकसित किया है, तो गुवाहाटी और बोस संस्थान। तो गुवाहाटी और जो बोस संस्थान है, उसके उसने इंजेक्शन योग हाइड्रोजेल बनाया है। तो कैसा? इंजेक्शन योग हाइड्रोजेल। तो हाइड्रोजेल को थोड़ा समझें अगर, तो हाइड्रोजेल होता है एक ऐसी सामग्री होती है जो पानी को अवशोषित कर सकता है। हाइड्रोजेल क्या करेगा, एक पानी को अवशोषित कर लेगा वो, और पानी को अवशोषित कर अपने सामान्य आकार से कई गुना बड़ा हो सकता है। और सामान्य उदाहरण अगर दें, तो जैसे हम डायपर वगैरह यूज करते हैं, तो ये पानी के लिक्विड को सोख लेते हैं और रिसाव को रोक देते हैं। तो ये इस रूप में ये काम करता है। तो अगर हम क्या करें, अगर इसे और समझें, तो जैसे मानव शरीर में सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, जो हमारे शरीर में ऊतक होते हैं, उनसे मांसपेशियां बनी होती हैं, जैसे मांसपेशियां, त्वचा होते हैं, ये टिश्यू में पानी भरे होते हैं। इन्हीं टिश्यू में मान लो पानी भरा है, और अपना आकार बनाए रखते हैं। ये टिश्यू के अपना आकार बनाए रखते हैं ना, हमारे टिश्यू में कई सारी चीजें, पर वो अपने आकार को बनाए रखते हैं। ठीक उसी प्रकार हाइड्रोजेल एक नरम जेली जैसे पदार्थ होते हैं, जो क्या करेंगे, अपने अंदर पानी को स्टोर रख सकते हैं, साथ ही लचीले भी होते हैं। तो ये इस वजह से ये इंपॉर्टेंट होते हैं हाइड्रोजेल, मतलब थोड़े लचीले होंगे, और ये अपने अंदर दवाओं को संरक्षित रख सकते हैं। तो हाइड्रोजेल एक स्पंज के रूप में अभी कह सकते हैं कि वो दवाओं को संरक्षित रखेंगे। और इनसे आसान क्या होता है कि ये उसी जगह जहाँ पे बीमारी है, उसी जगह उस दवा को बना के रख सकते हैं, ताकि पूरे शरीर में या पूरे एरिया में वो दवा नहीं फैलेगी, और उस जगह पे सटीकता से काम करेगी। तो कैंसर के लिए इसका यूज किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हाइड्रोजेल क्या है, 3D आधारित एक
जो आता है, इसमें क्या होगा, जल आधारित पॉलीमर है, जो हमने जाना है कि इसमें पानी को सोखने, दवाओं को सोखने की क्षमता होगी है। तो ये सारे और ये क्या कर सकता है, अपने आकार में जैसे चाहे बदल भी सकता है, तो ये रहेगा। अनुप्रयोग क्या है, अब ये चूंकि स्पंज टाइप का है और जल को अवशोषित कर सकता है, तो चिकित्सा में, घाव माले में, ड्रेसिंग, दवा रिलीज, सारी जगह पे यूज होता है। जल शुद्धिकरण में भी ये हो सकता है, शुद्ध जल अशुद्ध जल को अलग अलग कर सकता है। कृषि में भी यूज हो सकता है, सूखे से लड़ने के लिए, क्योंकि ये पानी को बनाए रखता है ना अपने आसपास। सूखा अगर कहीं पड़ रहा है, वहां पे हाइड्रोजल का यूज हो सकता है। वैसे ही और औद्योगिक क्षेत्रों में जहाँ पे जरूरत पड़ेगी, वहां पे ये बना रह सकता है। अब कैंसर में क्यों यूज होगा, क्योंकि जिस जगह पे लक्षित कैंसर, जिस जगह पे कैंसर है, ठीक उसी जगह पे इसे लगा कर दिया जाएगा। तो इस वजह से ये संरचना कैसे बनी होती है, तो अल्ट्रा शॉर्ट पेप्टाइड से बना होता है, जो जैविक तरल पदार्थ होते हैं में अघुलनशील रहने के लिए डिजाइन होता है, मतलब तुरंत घुलेगा नहीं, तो अघुलनशील होने के लिए बना होता है। ये इंजेक्शन स्थल पर स्थायीकृत हो जाता है, तो स्थानीय जहाँ इंजेक्शन लगाना उसी जगह स्थानीय हो जाता है, तो ये होता है। और ये जीवित ऊतकों की नकल करता है और उनके लिए बनता है, तो ये हो गया। उसके बाद है लक्षित कार्रवाई, मतलब जिस एरिया में लगाएंगे उसी जगह पे हम इसे देखेंगे, तो ये हो गया हाइड्रोजल। तो ये तरल पदार्थों को अवशोषित रखता है और जहाँ पे चाहिए ये हो जाएगा इसका काम। अगला आर्टिकल क्या है, अगला आर्टिकल है आईआर वाला। तो इसमें ट्रम्प ने अभी पनामा संधि तो कह दिया हम वापस ले लेंगे। मतलब क्या हुआ, पनामा तो हम देखते हैं नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में है। अब नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में जो पनामा कैनाल है, तो ये पनामा कैनाल पहले अमेरिका के अधिकार में हुआ करते था, बाद में इसे अमेरिका ने पनामा को दे दिया। तो ट्रम्प ने, चूंकि इस एरिया में अभी अमेरिका के ट्रेड पे थोड़ा टैक्स बढ़ाया गया था पनामा के द्वारा, तो ट्रम्प ने कह दिया हम इस नहर को वापस ले सकते हैं अपने अधिकार में। तो ये बात है। तो अब रहेगा पनामा के बारे में देखते हैं। तो पनामा नहर, जैसे हम स्वेज नहर पढ़ते हैं ट्रेड के लिए, मेडिटेरियन को जोड़ती है रेड सी से, वैसे ही पनामा नहर है जो कृत्रिम 80 किलोमीटर की एक नहर है, जो अटलांटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। और इसका विश्व के व्यापार का 6% इसी से होता है। 1914 में ये खुली थी, ऐसे याद कर सकते हैं, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तब पनामा कैनाल खुली थी। और इसका निर्माण पूरा किसने किया था, अमेरिका ही ने किया था। बाद में इसे 1999 में अमेरिका के पास रहा, 99 तक। 99 से इसने नहर को किसे दे दिया, पनामा को सौंप दिया था। एक संधि थी, उसका नाम क्या था, टोरियोस कार्टर संधि। टोरियोस कार्टर संधि के तहत अमेरिका ने किसे दे दिया, पनामा, पनामा देश को ही दे दिया था। तो ये है। तो वर्तमान में अभी टैक्स थोड़ा बढ़ा है, तो इस वजह से ट्रम्प ने इसे कहा था। तो ये चर्चा में चलेगा। मेन क्या याद रखना है, पनामा किसके पास पहले थी और पनामा कहाँ पे है। अब पनामा के बारे में देखते हैं। जो पनामा कंट्री है, तो जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका है, उसके बीच में ये है पनामा कंट्री। ये लैटिन अमेरिका का है, इससे नीचे पूरा एरिया। तो इस यहाँ पे क्या है, ये पनामा कंट्री है। और पनामा के नीचे ही इस एरिया में पनामा कैनाल बनती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पनामा वाले एरिया को बीच से काटता है। तो अगर हम इस एरिया में देखें, तो ये है पनामा कैनाल। अगर हम पनामा को जूम में देखेंगे, तो ये पनामा कैनाल है बीच से, जो कि काट रही है पनामा को। तो ये हो गया। अब इससे जरूरी है थोड़ा आसपास की कंट्री देखते हैं। तो अगर हम पनामा से अगर हम नॉर्थ साउथ अमेरिका में प्रवेश करेंगे, तो कौन सी कंट्री पहले पड़ेगी, तो कौन सी कंट्री है, कोलंबिया कंट्री। तो कोलंबिया कम टाइप का लगेगा, तो ऐसे याद कर सकते हैं कोलंबिया कम। तो ये वेलकम कर रहे, कम कर रहे, वेलकम। तो कोलंबिया वाला है पनामा से। तो पनामा से जो पहली कंट्री लगेगी दक्षिण अमेरिका में, उसका नाम क्या है, कोलंबिया कंट्री है। और अभी हमने देखा था एक, जो पिछले एक वीडियो में इक्वाडोर के बारे में, जो इक्वाडोर में भी आपातकाल लगा। तो यहाँ पे पनामा है। पनामा के ऊपर इस एरिया में कौन सा, कोस्टा रिका, निकारागुआ, होंडुरस, सेल्वाडोर, ग्वाटेमाला, बेलिजी, और उसके बाद पहुंच जाते हैं मैक्सिको में। तो कुछ ये छोटे छोटे कंट्री हैं जो ध्यान में रखनी है। इसके बाद है अगला, पनामा के बारे में थोड़ा डिटेल से दिया है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद है कि भारत ने UNFCCC जो है उसकी चौथी द्विवार्षिक अपडेट रिपोर्ट प्रस्तुत करी है। तो ये है। तो इसमें कुछ डाटा है जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो UNFCCC की चौथी जो रिपोर्ट है वो ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है। तो इसमें ये बताया गया है कि इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 से की तुलना में 20 में 7%, 7.93 जो परसेंट है, उसका क्या आया है, कमी आई है किसमें, ग्रीन हाउस उत्सर्जन में।
और इसमें ये बताया गया है कि जो गैर जीवाश्म स्रोत का हिस्सा था एनर्जी में, वो 2024 तक स्थापित विद्युत क्षमता का 46% हो गया। मतलब 46% और 46.5% हम जो ऊर्जा है, मतलब गैर जीवाश्म से आधारित विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं, मतलब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनसे कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा मेन जो है वो पॉइंट ये रहेगा कि ग्रीन हाउस गैस घटते क्रम में, कहाँ से ग्रीन हाउस गैस सबसे ज्यादा भारत में अवशोष मतलब उत्सर्जित हो रहा है, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा बनाने में, जब हम कोयला जला रहे हैं एनर्जी बनाने में, उसके बाद कृषि में। तो 75-76% ऊर्जा में, 13-14% के आसपास कृषि में रहेगा। उसके बाद इंडस्ट्री आएगा, जबकि हमें क्या लगेगा पहली प्रक्रिया में कि जो औद्योगिक प्रक्रिया है इससे सबसे ज्यादा हो रहा होगा, क्योंकि देखने से ये लगेगा उद्योग उद्योग सबसे ज्यादा हो जाए, जबकि इससे केवल 8% है। सबसे ज्यादा एनर्जी वाले से है जो बिजली बनेगी, उसके बाद कोयला मतलब कृषि वाले से है ग्रीन हाउस गैस। तो क्योंकि मीथेन का उत्सर्जन होता है कृषि से, तो कृषि वाले से ज्यादा होगा। उसके बाद औद्योगिक प्रक्रिया उत्पादन से, और उसके बाद लास्ट में क्या अपशिष्ट से। अब अभी का अगर डाटा देखें तो देश में भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17 क्या है, वन और वृक्षावरण है, जिसमें लगातार वृद्धि भी हो रही है। तो इसी के संबंधित एक रिपोर्ट थी। अगला है एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल की डब्ल्यूपीआई के वर्तमान जो अब आधार वर्ष है उसमें चेंज कर रही है सरकार। अब डब्ल्यूपीआई क्या होती है इसे थोड़ा डिटेल से देखते हैं। तो थोक मूल्य सूचकांक, अब दो चीजें होती हैं, एक थोक और एक खुदरा। तो थोक मूल्य क्या होता है, जो हम देखते हैं कि जब सामान को बल्क में लिया जाता है तो थोक मूल्य होता है। तो उसके आधार वर्ष में सरकार बदलाव कर रही है। क्यों? 11-12 जो आधार वर्ष हुआ करता था वो 22-23 करने वाली है सरकार। तो इसके लिए 18 सदस्यीय सरकार ने कमेटी भी कर दी है। अब उसके थोड़ा बैकग्राउंड में देखें तो भारत में आधार स्वर पहली बार 1942 में अपनाया गया था। देश आजाद भी नहीं हुआ था उस टाइम, 1942 में पहली बार आधार वर्ष अपनाया गया था। आधार वर्ष का मतलब क्या हुआ कि हम एक वर्ष से हम तुलना करते हैं कि उस वर्ष से अभी कितनी महंगाई बढ़ी है, कितने रेटों में चेंज हुए, तो ये हो गया आधार वर्ष। आधार वर्ष जो 1942 में अपनाया गया था, तब 39 को आधार वर्ष माना गया था, 1939 को किया गया था। फिर उसमें चेंज होते रहे हैं, तो इसमें 7 आधार वर्ष में संशोधन हो चुके हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कितने बार हुआ है, एक बार हुआ है, दो बार हुआ है आज़ादी के बाद, तो 7 बार हो चुका है। कब? 1952 देश आज़ाद हुआ उसके बाद कर दिया। फिर 10 साल बाद, उसके बाद 10 साल बाद फिर। तो हर लगभग 10 साल बाद क्या हो रहा है कि इसके आधार वर्ष में चेंज हो रहा है। लगातार देख रहे हैं हर 10 साल के बाद हो रहा है लगभग। तो अब 11-12 वाला आधार वर्ष क्या होना है, 22-23 होना है, तो अब फिर से इसे चेंज करना है। तो ये हो गया। तो गणना पद्धति क्या होती है, तो डब्ल्यूपीआई या पीपीआई अपनाई जाने वाली पद्धति है। इसे विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए इसे आधार वर्ष को चेंज किया जाता है, वो हम अभी देखेंगे। तो अगर हम देखें उत्पादन मूल्य सूचकांक पे, तो इसके बारे में क्या है, उत्पादन मूल्य सूचकांक की पद्धति का पता लगाना और उसे सुझाव देना। तो ये सब इस रिपोर्ट के बारे में दे दिया है कि रिपोर्ट क्या क्या है। अब मेन होता है डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बारे में थोड़ा जो देखते हैं, जो क्योंकि क्वेश्चन बनेगा तो वो यहीं से बनेगा। तो डब्ल्यूपीआई देखें तो वस्तुओं के थोक कीमतों को मापता है। जो वस्तुएं थोक में आती उनकी कीमतों को मांगता है। जबकि सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, वो उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं को मापता है। तो अगर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो सीपीआई में मापा जाता है, तो क्योंकि उपभोक्ता के तौर पर खरीद रहे। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट जो है वो बात यह है कि इसमें वस्तु प्लस सेवाएं दोनों आ जाती हैं। जबकि थोक मूल्य सूचकांक में केवल क्या आती हैं, वस्तुएं। जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वस्तु के साथ सेवाएं भी आ जाती हैं। तो ये थोड़ा इसमें अंतर रहेगा। तो ये बाजार आधारित, थोक बाजार आधारित है, ये खुदरा बाजार आधारित है। उसका बाद समावेशन, डब्ल्यूपीआई में केवल भौतिक वस्तुएं शामिल होती हैं, जबकि अभी हमने देखा सीपीआई में वस्तुओं के साथ साथ सेवाएं भी शामिल होती हैं। अब हम कहीं खाना खाने गए होटल में, तो वो जो खाना खाएंगे वहां पे सेवा मिलेगा। तो सेवा में सेवा सर्विस सेक्टर काम करेगा, वो किस में आएगा, कंज्यूमर, क्योंकि हम उसका लाभ उठा रहे हैं, कंज्यूमर कंज्यूमर बन के सर्विस का। तो ये कंज्यूमर बारे में वस्तु के साथ साथ क्या आता है, सेवा भी आता है। अब इनमें क्या शामिल होता है, क्या शामिल नहीं होता है। तो देखें डब्ल्यूपीआई में क्या शामिल होता है। जैसे प्राथमिक वस्तुएं डब्ल्यूपीआई की क्या होती हैं जो थोक में आती हैं, तो खाद्यान्न होता है, गेहूं चावल वगैरह, सब्जियां होती हैं थोक में। और खनिज, खनिज तो होते ही हैं थोक में। तो वस्तुएं, खाद्यान्न, ये सारी चीजें कौन सी होती है, प्राथमिक वस्तुएं होती हैं, वो थोक वाली, वो डब्ल्यूपीआई में आ जाएंगी। उसके बाद दूसरा जो आती है डब्ल्यूपीआई में, थोक मूल्य सूचकांक में ईंधन वाली चीजें आ जाएंगी, जैसे कोयला, पेट्रोल, बिजली, क्योंकि ये
कोयला, पेट्रोल, बिजली कैसे खरीदे जाते हैं? थोक में आते हैं, उसके बाद कंज्यूमर के पास जाते हैं। उसके निर्मित वस्तुएं जैसे कपड़ा, रसायन, धातु, ये सब डब्ल्यूपीआई में मापे जाते हैं। जबकि सीपीआई की बात करें तो सीपीआई में खाद्य पेय पदार्थ, चावल, गेहूं, दूध, ऐसे, क्योंकि यहाँ पूरे खाद्यान्न की बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्राथमिक वाले, यहाँ पे हम कर रहे हैं एक एक की बात। जैसे खाद्य और पेय पदार्थ जो छोटे रूप में चावल, गेहूं, दूध, ये हो गए। कपड़े, जूते, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, मनोरंजन और आवास एवं परिवहन, ये सारे किस में आते हैं? सीपीआई में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी वस्तुएं, यहाँ पे भी वस्तुएं, इसमें तो वस्तुएं शामिल थी ना। तो डब्ल्यूपीआई वाली चीजें तो इसमें शामिल होंगी, बस इसमें एक चीज जुड़ जाएगी, वो क्या जुड़ जाएगी? सर्विस वाली जुड़ जाती है। तो बस ये अंतर है इसमें, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य सेवाएं आ गई नहीं, स्वास्थ्य सेवाएं क्या है? सर्विस है। तो ये इसमें होगा। शिक्षा मनोरंजन क्या है? सर्विस है। तो ये इसमें अलग हो जाएंगे। तो इसमें क्या है? तो थोक व्यापारी निर्माता होती है आम के लिए, ये परिवार से संबंधित होती है, और डब्ल्यूपीआई निर्माता से संबंधित होता है। उपयोग क्या है दोनों का? तो डब्ल्यूपीआई वो व्यापार और आर्थिक नीतियों को बनाने में महत्वपूर्ण होता है। अब सरकार को कोई व्यापार और आर्थिक नीतियां बनाने हैं, उसमें किस में सहायता मिलेगी? डब्ल्यूपीआई से। जबकि सीपीआई क्या करता है? उपभोक्ता महंगाई मापने के लिए है। तो उपभोक्ता मुद्रास्फीति अगर देखनी है, तो उपभोक्ता, चूंकि सीपीआई में तो उपभोक्ता मुद्रास्फीति या महंगाई किससे देखी जा सकती है आसानी से? सीपीआई से। जबकि डब्ल्यूपीआई से व्यापार और आर्थिक नीति देखी जाएगी। गणना करने वाली संस्थाएं कौन सी? ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो गणना करने वाली जो संस्थाएं होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जो है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नाम क्या है देखो, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। उद्योग मंत्रालय तो उद्योग बड़ा होता है, तो ये डब्ल्यूपीआई मापेगा। मतलब डब्ल्यूपीआई कौन मापेगा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, क्योंकि ये बड़े दोनों नाम है जो थोक में काम करेंगे। जबकि सीपीआई में कौन? सांख्यिकी मंत्रालय काम करता है, मिनिस्ट्री जो ऑफ स्टैटिकल एंड, जो स्टैटिकल वाला है वो इसमें सांख्यिकी विभाग, वो इसमें काम करेगा। अब आधार वर्ष बदलना, क्यों आधार वर्ष बदला जाएगा? ये कारण भी तो जानने हैं। तो अर्थव्यवस्था में बदलाव, आर्थिक गतिविधि और उत्पादन के पैटर्न समय के साथ बदल जाते। अब 2011-12 में जो खाने पीने और जो चीजें थी, क्या उनके रेट और चीजों की मात्रा या बनाने का तरीका वही रहा? सारी चीजों में बदलाव आता है। तो पैटर्न बदला, गतिविधि बदली, इस वजह से आधार वर्ष को भी बदला जाता है। अब 10 वर्ष पहले या उससे पहले वस्तुओं के नए कुछ उत्पाद उसके बाद से जुड़ते हैं, तो कुछ उत्पाद पुराने हो जाते हैं जो अब काम के नहीं रहते, तो वो चीजें भी बदली जाती हैं। तो नए उत्पाद आजकल आ जाते हैं, तो नए उत्पाद पहले वाले के आधार पर जुड़ नहीं सकते थे, उन्हें जोड़ा जाएगा। अधिक सटीक डेटा, चूंकि ये आधार वर्ष नया आएगा, तो इसमें महंगाई मूल्य निर्धारण सटीकता से हो सकेगा। इससे क्या फायदे होंगे? वास्तविक महंगाई का पता चलेगा, नीतियां बनाने में मदद मिलेगी, अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुरूप डेटा होगा, क्योंकि अपडेटेड डेटा रहेगा। तो ये हो गया। आधार वर्ष बदलने से डब्ल्यूपीआई वर्तमान आर्थिक परिस्थिति को बेहतर ढंग से, तो वही बात हुई, बेहतर ढंग से अगर हमें प्रतिबिंबित कर पाएंगे। अब आधार वर्ष बदलने के कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। तो पहले ऐसा नहीं था, पहली बार हमने देखा 7 बार बदल चुका है। तो 2004-5 में कुछ पुराना आधार वर्ष बदला गया था, जिसमें ऐसी वस्तुएं शामिल थी जो कम अप्रासंगिक थी, जैसे टाइपराइटर और पुरानी किस्म के टेलीफोन। अब ये पैटर्न बदल गया था ना, टाइपराइटर और पुरानी किस्म के टेलीफोन, तो ये कम प्रासंगिक हो गए, जबकि उसकी जगह नया पैटर्न आ गया। अब वैसे ही 11-12 में हम देखें तो स्मार्टफोन, एलईडी बल्ब, आधुनिक कृषि उपकरण जो उससे पहले नहीं हुआ करते थे इम्पोर्टेंट, 11-12 में ये इम्पोर्टेंट हो गए। तो अब इन्हें शामिल किया जाएगा कि नहीं? तो इससे समझ सकते हैं हम आसान भाषा में। उसके बाद है फायदा, इससे क्या होगा? तो वही महंगाई और बहुत सारी चीजें आसान होगी। तो ये बिल्कुल आसान भाषा में ही बताएगा। अगला है एक, आईआईटी मद्रास ने एक प्रोजेक्ट विस्तार चलाया है। नाम क्या है? प्रोजेक्ट विस्तार। है किसके लिए? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ भागीदारी की है प्रोजेक्ट विस्तार के लिए। अब विस्तार का आशय क्या है? वर्चुअल इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। तो आईआईटी मद्रास ने कृषि के लिए एक जो प्रोग्राम चल रहा है, उसके लिए सरकार से के साथ काम कर रहे हैं, कृषि मंत्रालय के साथ। तो एक तो पहला आएगा, फुल फॉर्म क्या हो सकती है? तो फुल फॉर्म विस्तार आके एग्रीकल्चर रिसोर्सेज यूज रख सकते हैं, तो उससे हो जाएगा। तो वर्चुअल
वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम। अब नॉर्मल सा आईआईटी मद्रास भौतिक रूप से तो वहाँ पहुंचेगा नहीं, वर्चुअली ही मदद करेगा, तो वर्चुअल इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज हो जाएगा। तो ये हो गया। तो इसमें सभी नेटवर्कों का शामिल होगा। इसमें इसमें प्रत्येक राज्य स्वयं की कृषि सलाहकारी नेटवर्क, मतलब प्रत्येक राज्य अपना एक सलाहकारी नेटवर्क बना सकेगा। संसाधनों को बिना बाधा, जो कृषि संसाधन को बिना बाधा प्राप्त करने की सुविधा होगी यहाँ पे आसानी से, मतलब कृषि की जो संसाधन है वो प्राप्त हो सकेंगे। और कृषि के साथ चूंकि टेक्नोलॉजी जुड़ेगी तो उपयोग बेहतर ही होगा। तो ये हो जाएगा। उसके बाद मूल्य अच्छा मतलब अच्छी सलाह पहुंचेगी, मूल्य अच्छा मिलेगा, सारी वो चीजें जो हो जाएंगी। अगला उसके बाद एक टर्म आई है पिग बुचरिंग स्कैम। तो पिग बुचरिंग स्कैम ही बस इतना पूछा जा सकता है किस बारे में। तो गृह मंत्रालय ने लोगों को आगाह किया। आजकल फ्रॉड वाली जो समस्याएं चल रही हैं, ऑनलाइन घोटाला, उसे नाम दिया गया है गृह मंत्रालय ने पिग बुचरिंग स्कैम। तो आप पूछ लेगा पिग बुचरिंग स्कैम क्या है, पर्यावरण से जुड़ा है, साइंस से जुड़ा है, किससे जुड़ा है? तो ये साइबर फ्रॉड से जुड़ा है। तो इसमें क्या होता है, बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर गुलामी शामिल है। साइबर अपराधी समय के साथ क्या करते हैं, धीमे धीमे विश्वास कायम करते हैं, उसके बाद फ्रॉड करते हैं। धोखाधड़ी, पैसे गायब करना, ये सब इसमें शामिल होते हैं। अगला अब आखिरी है जो सेतुरली वन्यजीव अभयारण्य है सैतुंद्री, वो उसके बारे में है। अब ये कहाँ पे है, क्या है, तो इसके बारे में देखना है थोड़ा। तो केरल में चूंकि स्थित है, केरल के कोल्लम जिले में स्थित है, और अगस्तमलाई बायोस्फीयर का हिस्सा है। कौन सा का, अगस्तमला जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका ये हिस्सा है। और कहाँ पे है, केरल में है। और इसका क्या है, इस अभयारण्य का नाम कैसे पड़ा, तो एंडेमिक प्रजाति है जो घुटा त्रावणकोर नाम से है। इस प्रजाति को क्या कहते हैं, चेन कुरुंजी कहते हैं। तो चेन कुरुंजी को शेतरुंजी करके अब नाम पड़ गया इसका। तो ये नदियां कोई होकर बहती हैं यहाँ पे। तो कला तो पूड़ा करके है, और एक सेतुर्डी नदी है जो उसी के नाम पे सेतुर्डी पड़ भी गया है। तो ये हो गया। उसके बाद जीव जंतु कौन से पाए जाते हैं, जो साउथ के मेन जीव जंतु है, जैसे नीलगिरी, लॉयन टेल्ड मकैक, तो ये सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे मेन है इसकी लोकेशन। तो लोकेशन बिल्कुल साउथ में है। तो ये वाला लेक। अब साइलेंट वैली चूंकि अब जो पढ़ रहे हैं तो कुछ इस एरिया के नेशनल पार्क वगैरह भी देख लेते हैं। तो साइलेंट वैली ये है, तो तीनों के जंक्शन पे है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये रहा वाइल्ड लाइफ हम पढ़ते हैं। तो ये है। तो वाइल्ड लाइफ सबसे ऊपर रहेगा, फिर साइलेंट वैली आएगा, पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व आएगा जाएगा, और मथिकेटन 16। तो मथिकेटन 16 जो उष्ण में शीतोष्ण वन होते हैं उन्हें क्या 16, तो ये क्या है, मथिकेटन 16 नेशनल पार्क है। उसके बाद पेरियार है, पेरियार नेशनल पार्क, और लास्ट की तरफ मिलेगा सेतुंद्री वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये हो गया आज का।